स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 12th क्लास के बच्चों के इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको सैंपल पर 2 करवाए थे। इसमें मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रोवाइड करवाया था और उसी क्वेश्चंस के आंसर बच्चों के नहीं मिल रहे, तो मैं आपको उस क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में बताऊँगा सैंपल पेपर 2 के। इससे पहले भी मैंने आपको सैंपल पेपर 1 प्रोवाइड करवाया था, उसके भी मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है, तो उस सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको जो है ज़रूर देखना। ठीक है, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, वीडियो को उन बच्चों तक भी ज़रूर शेयर करना जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो लेट्स बी स्टार्ट नाउ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको उसमें प्रोवाइड करवाया था कि पूंजीगत प्राप्तियां किस प्रकार राजस्व प्राप्तियों से भिन्न है, वर्णन कीजिए। यानी उसको जो आपको डिफ्रेंशिएट करना था, एक्सप्लेन करके यहाँ पे चीज़ें बतानी थी डिफरेंस दोनों के बीच में। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 डिफरेंस आपको बता दिए। एक आप प्रकृति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, संगठक के आधार पर और उदाहरण के आधार पर, तीनों चारों चीज़ें आप बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए राजस्व प्राप्तियाँ क्या है। राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ होती हैं, परंतु पूंजीगत प्राप्तियों को प्राकृतिक और आकस्मिक होती हैं, यानी आकस्मिक के मिल जाती है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर क्या होता है कि उद्देश्य राजस्व प्राप्तियों का क्या उद्देश्य होता है, नियमित व्ययों को पूरा करना होता है। इसका उद्देश्य दायित्व का निर्माण करना तथा संपत्तियों में कमी करना होता है। संगठक के अगर आधार पर देखते हैं तो इनमें कर और गैर कर प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं और इसमें गैर कर प्राप्तियां सिर्फ सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो आप यहाँ पे आयकर और यहाँ लोगों से ऋण है। तो ये है तो आपका पहला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन फ्यूचर आपको इस चीज़ का काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के किन्हीं 2 उपायों की व्याख्या कीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये आंसर आता है, तो आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये देखिए मैंने लिख भी दिया आंसर कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के 2 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय यहाँ पे देख लीजिए कि कटौती की दर में परिवर्तन करके, और दूसरा खुली बाजार की प्रक्रिया द्वारा केंद्रीय बैंक जो है साख नियंत्रण कर सकता है। ये 2 उपाय हैं वहाँ पे। दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों को आप क्या कर लें, एक बार याद कर लें। मैं हर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हर चीज़ों को एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। भुगतान संतुलन में स्वयं समव्यवहार और समायोजित समव्यवहार के बीच अंतर समझाइए। इस संदर्भ में भुगतान संतुलन घाटा की अवधारणा भी समझाइए। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिए रखा है विद, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इसको देख। चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर से क्या तात्पर्य है, कारण देते हुए विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की मांग के बीच संबंध समझाइए। यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है नीचे। विदेशी विनिमय क्या है, विदेशी विनिमय से अभिप्राय विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं से है जिन्हें एक देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। और विदेशी विनिमय दर क्या है, विदेशी विनिमय दर से आशय उस दर से है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय किया जाता है। ठीक है, और इनके बीच क्या संबंध है वो मैंने आपको यहाँ पे इनकी मांग के, इन्हें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है कि विदेशी मुद्रा के मांग के मुख्य स्रोत कौन कौन से, मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप इसको जो है ज़रूर देख लें और जिसको याद ज़रूर कर लें। कई बच्चों का कहना है कि भाई ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर लॉन्ग है, तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन के आंसर लॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, तो इनके आंसर इतना अप्रॉक्सीमेट होता ही है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाइनें हैं टोटल, अगर 10 लाइनें आपको याद करनी हो तो उतनी जल्दी आप 10 लाइनें नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन 10 में से एटलीस्ट आपको 8, 7, 6 लाइनें ज़रूर याद हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है सीधी पंक्ति का उपभोग वक्र खींचिए और प्रक्रिया समझाते हुए एक बचत वक्र खींचे, इसी रेखा चित्र पर दिखाइए। शर्तें क्या है यहाँ पे, शर्तें देख लीजिए अब। कह रहा है कि आय का वह स्तर जिस पर उपभोग औसत प्रकृति 1 के बराबर हो, और दूसरा आय का वह स्तर जिस पर औसत बचत प्रवृत्ति ऋणात्मक हो। तो इन सभी का मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ये आपको फॉर्मूला पता ही हो कि बचत का फॉर्मूला क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस में उपभोग। ये चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। ये देखिए आंसर मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिए। एक बार आप जो है चित्र को देख करके, इस चित्र को, इसको आप देख करके अच्छे से एक बार इसका सारा पढ़ लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मानव पूंजी निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो मानव पूंजी निर्माण के 2 स्रोत का मैंने यहाँ पे बता रखा है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना और प्रवासन पर
वे। अब ये प्रवचन आपने नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ कि जो भाई काम के तलाश में दूसरी जगह जाते हैं, प्रवास करते हैं, वही है यहाँ पे। तो इसका भी मैंने दोनों का आंसर यहाँ पर दे रखा है। दोनों का आंसर आप देख करके अच्छे से याद भी कर लीजिए। सातवां क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा किस प्रकार निर्धारित होती है तथा निर्धनता रेखा के सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, एक बार आंसर आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। कह रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक मान जो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित होती है। ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी और एक शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग करना चाहिए। अगर इतना करता है तब तो ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कह रही है कि 1999 से 2000 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी गाँव में प्रति व्यक्ति प्रति माह जो इनकम अगर 328 है या उससे कम है, 328 से कम है। दूसरा फिर क्या करें यहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति माह के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अगर गांव में अगर मान लीजिए कि 328 रुपये प्रति व्यक्ति हर महीने की इनकम इतनी है और शहरों में अगर 454 रुपये इतनी इनकम है, तो इसका मतलब वो गरीब है। अगर इससे कम हुआ तो और भी गरीब हुआ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे अब तो इतना नहीं होता, खैर इससे बढ़ ही चुका है, बट अभी भी कहीं कहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या कहता है, निर्धनता रेखा की इस परिभाषा की सबसे बड़ी सीमा ये है कि ये सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेती है और बहुत निर्धनों और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करती। ये पहचान नहीं हो पाती कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से पहचान ही नहीं हो पाती भाई कि सबसे ज़्यादा गरीब कौन है और किसको ज़्यादा सहायता देनी चाहिए। अब देखेंगे कि भाई SC OBC के जो ज़्यादातर सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं, ना होते हुए भी लोग सर्टिफिकेट बनवा ही लेते हैं। ना होते भी है वो SC OBC है भी नहीं, तो भी उन लोगों को क्या करते हैं कि सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि भाई कि उन लोगों को जो है फ़ायदा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। सरकार उन्हीं को फ़ायदा देती रहती है। उन्हें लगता है भाई ये निर्धन है, SC कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, कोई उनको फ़ायदा मिल ही नहीं पाता। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या भी कह रहा है कि इसके अतिरिक्त निर्धनता रेखा निम्नलिखित सामाजिक कारकों पर ध्यान नहीं देती जो निर्धनता को जन्म देकर बनाए रखती है। निर्धनता को जो बढ़ावा देती है ये पॉइंट से निरक्षरता, अवस्थता, साधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक स्वतंत्रता का अभाव, बिल्कुल इन कारणों से भी निर्धनता का पैदा हो। आठवां क्वेश्चन कहता है कि निर्धनता निवारण के लिए भारत ने कौन कौन से स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए, इनमें से किन्हीं तीन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने कई सारे स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए हुए हैं ताकि निर्धनता को जड़ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन अभी इतनी भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और इसको इतनी जल्दी ख़त्म करना एक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके दीर्घकालीन प्रभाव पड़ते हैं। तो देखते हैं आंसर हमारा क्या कहता है। आंसर देखिए, पहला मैंने आपको यहाँ पे 3 स्वरोजगार बता दिए भाई, ये देख लीजिए। आंसर आपका कह रहा है पहला ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, पहला आपका आंसर ये है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य गांव और छोटे कस्बों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। इसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे उद्योगों को लगाने के लिए बैंक ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है ना। नाम से आपको पता चल रहा होगा, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा प्रधानमंत्री, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरा क्या है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग परिवारों के शिक्षित बेरोजगार भी उद्यम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत छोटे छोटे हैं, आप इसको थोड़ी कोशिश करना कि और अपनी तरफ से भी लिख सको। अगला चीज़ यहाँ पे देखिए क्या कहता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा मजदूरी पर रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना और इस योजना का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित करना। सरकार बैंकों के माध्यम से इन समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान कराती है और ये समूह निश्चित करते हैं कि स्वरोजगार के लिए किसे ऋण दिया जाए। 9वां क्वेश्चन आपका कहता है, ये भी कि इंपॉर्टेंट में से आता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा क्या, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या कह रहा है, देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण करने से है। और दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा लोगों के स्वतंत्र प्रवाह से। ठीक है, तो इनकी विशेषता मैंने नीचे आंसर दे रखी है, तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए। आंसर कुछ लॉन्ग नहीं है,
विदेशी निवेश की सीमाओं में वृद्धि करके। दूसरा, रुपए की परिवर्तना, बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है भाई, डॉलर को रुपए में बदल जा रहा है, रुपए को डॉलर में, पाउंड वगैरह में बदल जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि वैश्वीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार ने डॉलर तथा पाउंड को विदेशी सौदों के लिए बाजार कीमत पर खरीदने बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की है ना। दूसरा चीज़, प्रशुल्कों और प्रतिबंधों में कमी करके भी यहाँ पर वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको उसकी एक विशेषता भी है। अगला देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन अब क्या कह रहा है कि सरकार ने आयात और निर्यात को अनेक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है और उन पर लगान लगाने वाले प्रशुल्कों को भी नगण्य या शून्य कर दिया, यानी बहुत ही कम कर दिया है, ना के बराबर। ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर जो टैक्स लगते थे उसको बिल्कुल कम कर दिया। कई जो ज़रूरत ही नहीं थे उनको जो हटा ही दिया सरकार ने। ठीक है, अब सिर्फ आपका वही देख लीजिए कि जीएसटी एक सिंपल सा एक टैक्स लगता है, जीएसटी है ना, ज़्यादातर टैक्स जो थे पहले बहुत सारे उनको हटा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में न्याय एवं जन कल्याण पर आधारित सुधारों के 4 दुष्प्रभावों की व्याख्या कीजिए। जो 4 दुष्प्रभाव यहाँ पे कौन से हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। भारत में न्याय एवं जन कल्याण पर आधारित सुधारों के 4 दुष्प्रभावों की व्याख्या करें। पहला क्या है, आर्थिक विषमता में वृद्धि। ठीक है, दूसरा उपभोक्तावाद, या आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका सबका पढ़ लेना, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तीसरा, कृषि की उपेक्षा, है ना, कि आपको पता होगा कि आर्थिक सुधारों में जितना भी सरकार करती है कृषि पे बहुत ही कम ध्यान देती है ना। चौथा आपका क्या है यहाँ पे, सांस्कृतिक हास्य। ठीक है, वैश्वीकरण आने से भारतीय संस्कृति बिल्कुल नाश हो रहा है या हास्य हो रहा है, जो भी आप कह लो, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर लोग ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि भाई अंग्रेजों का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय कृषि की गतिहीनता, उसका मुख्य कारण क्या था। उन्होंने बिल्कुल कृषि का बहुत ज़्यादा, भारतीय कृषि का बहुत ज़्यादा उन्होंने शोषण किया था। अब वो किन चीज़ों से शोषण किया था, अब यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, नीचे बताया हुआ है। पहला तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था किया था। जमींदारी व्यवस्था जिनमें जमींदारों की व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को किसानों से भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। अगर जमींदार एकत्र नहीं करते तो किसान उनको पद से हटा देते थे। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार होता था तो भाई मजबूरन जमींदारों को भी टैक्स इकट्ठा करना ही पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि यहाँ जमींदारों ने किसानों का शोषण भी किया, जिसके कारण किसान केवल जीवन निर्वाह स्तर तक ही सीमित रहा, कि जो भी कृषि करता था बस उसके खाने योग्य ही होता था, वो उसमें से कई सारा तो उसको टैक्स भी देना पड़ता था, तो कई बार जो है वो भी कम पड़ जाता था। ठीक है, व्यापार के लिए कभी भी वो किसान कृषि नहीं कर पाता था। दूसरा क्या कह रहा है, ये देखिए, कृषि सुधार का अभाव, कि बिल्कुल कृषि तकनीक बिल्कुल बहुत ही बेकार था भारत का उस समय, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया। कैसे, कृषि सुधार के लिए आवश्यक सिंचाई नहीं थी, अच्छे खासे उर्वरक या अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे थे, अच्छी तकनीक का माध्यम ही नहीं था, कोई भी इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। जमींदार यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है जमींदार और सरकार आदि से लोग इस और उदासीन रहे, यानी सरकार ना ही कोई मदद देती थी, ना ही वहाँ की जमींदार जो उनसे टैक्स वसूलते थे वो भी नहीं मदद करते थे। अब मदद किस प्रकार की, ना उनको प्रॉपर सिंचाई का मिल पाता था, ना उनको उर्वरक मिलता था, ना अच्छे बीज मिल पाता था, और ना ही उनको टेक्नोलॉजी थी चीज़ों को करने के लिए, है ना। वही पुरानी विधियाँ अपनाते थे और उनसे कोई भी बदलाव उनके में नहीं आ रहा था। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, बलपूर्वक व्यापारीकरण। बलपूर्वक व्यापारीकरण से आप समझ ही सकते हैं कि किसानों के ने जबरन खेती करवाई थी, नील और अफीम की खेती, आपको पता होगा। ठीक है, तो और किसान इसके अलावा कोई खेती, अपनी मनचाहा खेती नहीं कर पाता था, बलपूर्वक उनको व्यापारीकरण करवाया जा रहा था। जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों को परंपरागत फसलों जैसे चावल गेहूं के स्थान पर व्यापारिक फसलों की खेती करने के लिए विवश किया, जिससे देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई। बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि नील और अफीम की खेती ज़्यादा करवाते थे भाई, कच्चे माल को यहाँ से तैयार करके अपने देशों में लेके जाते थे, वो तैयार माल को लेकर के आते थे यहाँ बेचने के लिए। क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सही है कि भारत के ग्रामीण शाख की कुछ समस्याओं का वर्णन कीजिए, कि ग्रामीण शाख की जो समस्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो मैंने आपको 4 समस्याएं यहाँ पे बताई हुई है। पहला, अपर्याप्त मात्रा, ये कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको ऋण नहीं प्राप्त हो पाता था, तो ये भी एक उनकी समस्या थी ग्रामीण लोगों की। दूसरी, अपर्याप्त संस्थागत सुविधाएं वहाँ पे नहीं थी। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, अनेक क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाएं जैसे कि बैंक का अभाव था, कहीं कहीं तो बैंक ही नहीं था, अतः किसानों को या तो ऋण नहीं मिलता था या वे साहूकारों से ऋण लेते थे, और जो उनका वो शोषण करते थे। शोषण कैसे करते थे भाई, उनसे अधिक से अधिक मात्रा में उससे, मतलब उससे क्या बोलते हैं, ऋण लेते थे, है ना, इंटरेस्ट ज़्यादा ही लेते थे साहूकार। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, ऋण वापसी। तीसरा पॉइंट क्या है, ऋण वापसी। भारत, यहाँ पे देखिए, भारतवर्ष में कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है, जिसके कारण किसानों की
ऋण वापसी करने की क्षमता प्रभावित होती है। किसान समय पर ऋण वापस नहीं कर पाते, जिससे उन्हें भविष्य में भी ऋण नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया, आपने कहा था कि मैं 1 साल बाद आपको पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन आपके किसी कारणवश आपका फसल खराब हो गया, आपकी कोई दुविधा आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके कारण आपका सारा नुकसान हो गया खेतों का, तो आप उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो ऋण को वापसी करने में उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि भारतीय कृषि कई मायनों में देखा जाए तो मानसून पर ही आधारित थी। पर्याप्त मात्रा में उनको साधन नहीं मिल पा रहे थे सिंचाई के। देखिए आगे चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। निर्धन किसानों को कम साख, काम से कम था, यहाँ पे काम नहीं था, ठीक है, कम साख, ठीक है। कृषि साख की सुविधाओं का लाभ अधिकतर बड़े किसान उठा लेते थे और निर्धन किसानों को ऋण नहीं मिल पाता था। तो ये भी इसका एक पॉइंट बन सकता है। 13वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, कृषि विपणन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। कृषि विपणन की क्या समस्याएं थी वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, भंडार गृहों का अभाव था, ठीक है, कि देश में अधिकांश किसानों के पास उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार नहीं थे, यानी भंडार गृहों का अभाव था, उनके पास जगह नहीं था रखने के लिए, स्पेस नहीं था, ठीक है, क्योंकि आगे चल के भाई एक बार में वो अनाज वो नहीं बिक पाता, तो उसको स्पेस में ही कहीं रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो जब वो नहीं रख पाते तो चीज़ें खराब हो जाती थी, और अगर भविष्य में उनको बेचना भी चाहे तो उनको अच्छा मूल्य उसका नहीं मिल पाता था, है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, किसानों में संगठन का अभाव था, क्योंकि व्यापारियों की तुलना में किसानों की सौदेबाजी की शक्ति कम होती थी, अतः उन्हें संगठित होना चाहिए, लेकिन किसानों को संगठन का अभाव था, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। यानी एकता उनमें था ही नहीं किसानों में, व्यापारियों की तरह अच्छे वो मतलब व्यापार नहीं कर पाते थे किसान, ठीक है, कहीं उनको अभाव ही नहीं था। दूसरा चीज़ यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, वित्तीय सुविधाओं का अभाव था। किसानों को साख की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी, है ना। अच्छी उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी भाई बेचने के लिए, अच्छे उसको पैसा नहीं मिल पाते थे। तो किसान क्या सोचता भाई कि अगर मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो अगर कम ही मिल रहा तो कम ही से उसको बेच दो, है ना। तो यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा था कि मध्यस्थों की उपस्थिति, जैसे कृषि विपणन की मध्यस्थों की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है, जिससे उनकी आय बहुत कम हो जाती है। किसान किसी और को बेचेगा, वो जो उसका साहूकार होगा या किसी और को भी उसने बेच दिया, वो जाके ठेकेदार को बेच दिया या किसी और को बेच दिया, तो बीच में जो पैसे की घोला मतलब करप्शन होता था वो कहीं ना कहीं होता था, जिससे कि कारण उनको बहुत ज़्यादा नुकसान, उसका सही कीमत उनको नहीं मिल पाता था। अगला ऑप्शन क्या कहता है आपका, उपज की गुणवत्ता। किसानों की उपज की गुणवत्ता बहुत कम थी, अच्छी क्वालिटी में उनको नहीं उग पाता था अनाज वगैरह। किसानों की उपज का श्रेणीकरण और मानकीकरण नहीं होता, इसके कारण किसानों को उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता था। यानी तरीका कहीं ना कहीं किसानों का बहुत ज़्यादा ही शोषण हो रहा है हर एक चीज़। 14 क्वेश्चन आपका क्या कहता है यहाँ पे, ये देखिए, धारणीय विकास के किस प्रकार धारणीय विकास किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के बीच समता का ध्यान रखता है, समझाइए। जैविक कृषि किस प्रकार धारणीय विकास को बढ़ावा देती है। इन सब का मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये क्वेश्चंस लॉन्ग नहीं है, आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, ना ही इसका लैंग्वेज मुश्किल है। इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज इकोनॉमिक्स ही होता है, आपको उसी लैंग्वेज में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आंसर सब समझ में आ जाएगा। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। कईयों का कहना है भाई लैंग्वेज मुश्किल है, तो लैंग्वेज मुश्किल नहीं है, आप एक बार पढ़ के समझ लीजिए और अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बट अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भाषा लिखें, इकोनॉमिक्स के शब्द और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होनी चाहिए। 15वां क्वेश्चन आपका कहता है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली दोहरी गणना की समस्याओं को परिभाषित कीजिए। दोहरी गणना की समस्या के निवारण के लिए किन्हीं 2 दृष्टिकोणों का उल्लेख भी कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे इसका आंसर बता दिया है, तो इसको भी एक बार पढ़ लें ज़रूर, ठीक है। जितने भी आंसर मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया है, पढ़ करके इन सभी का आंसर आप अपनी तरीके से दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देखिए, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक कल्याण का स्पष्ट सूचक नहीं है। इस कथन का उपयुक्त कारण सहित समर्थन तथा खंडन भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि गैर मौद्रिक विनिमय। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बाह्यताएं, है ना। इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिए। तो टोटल मैंने आपको 16 के 16 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करवा दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, कुछ दिनों में मैं सैम्पल पेपर 3 भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैंने भी आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए, तो उन क्वेश्चंस के भी बना करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यदि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मैं डालूँ चैनल पर, तो आप जो है उसको देख पाएँ और आपको पहले मिल जाए। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को
लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड को भी भेजना जो आप इसको जो है रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।